हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडमेट्रिया। आई एम यूनिश अली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं GS2 के सिलेबस को। हम लोगों ने देखा है कि पॉलिटी जो UPSC या फिर UPPCS का सब्जेक्ट है वो सबसे आसान समझा जाता है, हाई स्कोरिंग समझा जाता है, लेकिन वो समझा जाता है सिर्फ प्रीलिम्स के टाइम तक। जैसे ही मेंस आने लग जाता है तभी यही सब्जेक्ट जिसको पहले आसान समझा जा रहा था, सब लोग इसको हाई स्कोरिंग समझते थे, वहीं पर उनके मार्क्स मेंस में कम होने लग जाते हैं। वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन शुरू होने लग जाती है रिगार्डिंग देयर सोर्सेज, रिगार्डिंग द अप्रोच। उसका जो मेन रीज़न है वो है हमारा सिलेबस को अच्छे से समझ ना पाना। काफ़ी आपने सुना होगा, कई लोग आपको कहेंगे कि भाई पॉलिटी प्रीलिम्स अलग है और मेंस के लिए अलग पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है, आपको अलग नहीं पढ़ना होता है, आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। यही चीज़ का आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थोड़ी हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी और क्या क्या हमारी प्रीलिम्स की जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो भी हमारी काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि क्वेश्चन उसी नेचर का पूछता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सेम हम लोग UPPCS का GS2 के पॉलिटी का सिलेबस उठाएंगे, उसके कीवर्ड्स को खोलेंगे, एक एक कीवर्ड्स को हम लोग डेसिफर करेंगे, उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, सब पार्ट्स हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर उसको वेरीफाई करेंगे हम लोग अपने PYQ के साथ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं हमारा जो सिलेबस है UPPCS मीन्स पॉलिटी का, जो कि GS2 में है। इसमें ब्रॉडली आपके 10 हेडिंग्स दी गई हैं और उसके अंदर कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं और वहीं पर हमें उसको इंटरप्रेट करना है, उसको समझना है। तो सबसे पहला हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बात करी गई है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग की, एवोल्यूशन की, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में बात करें तो भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। संविधान के बुनियादी प्रावधानों के विकास में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयरइन। यानी कि संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और चुनौतियां। अगला है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। इसको मैं थोड़ा एक बार जल्दी पढ़ लेता हूं क्योंकि इसको एक डिटेल में करना है, वरना काफी टाइम लग जाएगा हमें। तो सेपरेशन ऑफ पावर है, डिस्प्यूट रेड्रेसल में मैकेनिज्म के बारे में है और इंस्टीट्यूशंस, इमरजेंस एंड यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। हिंदी में विभिन्न तत्वों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाओं का उद्भव और उपयोग। फिर कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, भारतीय संवैधानिक योजनाएं का अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेज एंड कंसर्न इश्यूज। यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल की संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और संबंध विषय। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी। फिर आपका है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, दबाव समूह और औपचारिक व अनौपचारिक संघ तथा राजनीतिक प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित याचिका, सेलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। फिर अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और संबंधित निकायों पर शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। फिर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस
क्वाजी जुडिशियल बॉडीज इंक्लूडिंग नीति आयोग, देयर फीचर्स एंड फंक्शनिंग। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के बारे में बात करें। तो इसका हिंदी है वैधानिक, संवैधानिक, नियामक, विभिन्न अर्थ, न्यायिक निकाय, नीति आयोग सहित उनके विशेषताएं और कार्य प्रणाली। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। एनालाइज करेंगे हम लोग सिलेबस को। एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं कि इस पीपीटी में मैंने कुछ इमेजेस को यूज करा है, ठीक है, जिनका थोड़ा सा रिलेवेंस होता है, क्योंकि देखो पॉलिटी में आपको कुछ समझाना है तो उसमें आप कुछ इमेजेस लोगे, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के फोटोज लोगे। तो यहाँ पर किसी के ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज के लिए, किसी का मजाक, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं है। तो आई होप आप लोग मैच्योर हो, इस चीज़ को आप समझोगे। तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस का पार्ट है दैट इज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें इसने क्या कहा है हमें पढ़ना है? इसमें हमें कहा है कि आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को, एवोल्यूशन को, इन दोनों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। फिर फीचर्स आपको पढ़ने हैं, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस पढ़ने हैं, अमेंडमेंट्स पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस, ठीक है। तो ये हमारा संविधान है, इसमें हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। इसी के बेस पर आएगा हमारा आगे सवाल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड एवोल्यूशन। अब इसमें करना क्या है? तो देखो इसमें दो पार्ट आएंगे। एक हमारा जो पार्ट जो बनेगा दैट इज ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का, ओके। इसमें हमें बेसिकली आइडिया ये था कि हमारे जो प्रीवियस जो कंपनी रूल्स के टाइम पे जो एक्ट आए थे, ठीक है, वो कैसे हमें हेल्प कर रहे हैं हमारा प्रेजेंट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो चीज़ आती है। तो उसमें हम लोग सारे एक्ट्स वगैरह पढ़ना इज नॉट मेक सेंस। हमने PYQs में भी देखा है उसका इतना वेटेज नहीं है, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन फ्रेम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी चीज़ भी देखना है किस पे सवाल बनाया जा सकता है। बेशक उस पर सवाल अभी तक आया ना हो, ठीक है, 8 नंबर का 12 नंबर का सवाल कैसे बनाया जा सकता है। इसमें एक जो हमें पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा हमें 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, ये हमें ज़रूर पढ़ के जाना है। इसको हमें प्रिपेयर करना है, इसके हमें फीचर्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें 1935 एक्ट से ली हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, क्या हिस्टोरिकल तरीका था, ठीक है, यही चीज़ एवोल्यूशन कह रहा है, ठीक है। तो मेकिंग में एक हमारी हेडिंग बनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज की, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब इसमें क्या पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के फीचर्स हमें पढ़ना है कि कौन कौन मेंबर्स थे, है ना, इलेक्टेड कौन थे, नॉमिनेटेड कौन कौन से थे, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है, ठीक। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था कि नहीं था, हर सेक्शन से लोग आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है, हर रीजन से लोग रिप्रेजेंटेड थे कि नहीं थे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर देखो हम लोग मेंस में एक जो चीज़ देखी जाती है वो आती है एनालिसिस। तो जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो कुछ हमें दूसरी साइड भी हमें देखनी होगी, ठीक। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज के फीचर्स हमने पढ़े, इसका हमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज को आप क्रिटिकली इवेल्यूट करिए। तो उसमें आप बताएंगे कि भाई किसकी ज़्यादा वेटेज थी, ठीक है, सब लोग रिप्रेजेंटेड थे कि नहीं थे, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी कमिटीज़ के बारे में। इसमें स्टैटिक टाइप का सवाल पूछा सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में हम लोग देखते हैं कि ये बहुत फेवरेट एरिया रहा है कि कमिटीज़ का नाम दे दिया और उसको किसने चेयर करा है, तो एक छोटा सा आ सकता है। तो ये हम लोग तैयार कर सकते हैं कमिटीज़, और ऑब्वियसली हमारे प्रीलिम्स के टाइम पे तैयार होती है। इसके साथ हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह उसके फीचर्स जो उसमें कही गई बातें हैं वो हमारी रिफ्लेक्ट होती है। तो वो करवा सकता है, कह सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसे रिफ्लेक्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। तो इसके अगर हमारे पास थोड़ी सी जानकारी होगी तो हम लोग इजीली इसको डील कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक ही आया अभी तक, 2024 में आया था, ठीक है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो यानी कि जो मैंने कहा था मेकिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग देखेंगे, ठीक।
देखो हम लोग, जैसे मैंने कहा था, हम लोग सिलेबस के थ्रू क्यों जा रहे हैं? काफ़ी आपने लोगों को देखा होगा, क्या काफ़ी लोग आपको एडवाइस करते हैं कि PYQ से आप जाइए। हम सिलेबस के थ्रू इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखो पॉलिटी में इतने सारे टॉपिक्स हैं, कई टॉपिक्स में सवाल ही नहीं पूछे अभी तक, वहीं से हम प्रिडिक्ट कर देंगे यार इस एरिया में अभी तक टच नहीं करा है तो अगला यहां से किया जा सकता है। अब जैसे को 2024 में ये सवाल आया है इस वाले पार्ट से, इससे पहले वो आया ही नहीं। अगर हम PYQ के बेस पे जाएंगे तो उस हिसाब से तो इस टॉपिक को हमें छोड़ के जाना चाहिए था, हमें स्किप कर देना था, क्योंकि सवाल आ ही नहीं रहा है 6 सालों में। लेकिन सिलेबस में मेंशन है ना, उसने इस बार सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच है कि इसलिए हम लोग सिलेबस के बाद PYQs पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरा चलते हैं फीचर्स के बारे में, जो चीज लिखी हुई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट जहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस का सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक आपका आता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि जो आपने गाना सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिश जानी। सेम कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीजें हमने ड्राइव करी हैं कई जगह से। अब इसमें से आपका सवाल क्या आएगा कि कौन कौन सी चीजें हमने कहां से ली है, तो ये हमें तैयार रखना है। तो जो वेरियस सोर्सेज है हमारे, ठीक है, वहां से हमने क्या क्या लिया है, इसमें से एक जो आएगा वो सोर्स इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज ऑफ 1935 एक्ट, क्योंकि हमने कहा कि 1935 एक्ट से हमने बहुत सारी चीजें ली है। ठीक, तो एक ये चीज आती है। इसमें एक और सवाल बनने का स्कोप बनता है, वो बनता है जो कहा जाता है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कार्बन कॉपी है, कट कॉपी पेस्ट है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या दिखाना है, दोनों साइड, कि हाँ कुछ जगह पर हम लोग कार्बन कॉपी देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये कॉपी है। यहां पर अब आपको क्या बताने होंगे, वो प्रोविजंस दिखाने होंगे कि जो हमने लिए लेकिन हमने उसको मॉडिफाई करा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उसको मॉडिफाई करा। ठीक है, तो यहां पर आपको वो प्रोविजन दिखाना है, तो ये चीज आपकी तैयार होनी चाहिए। तो ये आता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दूसरा हमारे जो फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कहा जाता है इट इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, साथ में फ्लेक्सिबल भी है, कि जैसे मोड़ना चाहें वैसे हम मोड़ सकते हैं, है ना। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखा है हमारे जो बाबा जी हैं, बाबा रामदेव जी, उनके यहाँ, है ना। तो अब इसमें करना क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस आपको तैयार होने चाहिए जहां जहां पर हम दिखाते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि अमेंडमेंट्स। आप बताओगे कि हाँ अमेंडमेंट्स है प्रोविजन कि हम लोग चेंजेस होने के साथ उसको चेंज कर सकते हैं, बट रिजिडिटी क्या है, हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। अमेंडमेंट्स इतना आसान नहीं है, है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें करना है तो हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटीज चाहिए, तो वो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ठीक, एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमें क्या आर्टिकल्स याद करने हैं कि नहीं करने हैं। ठीक है, हमें सारे आर्टिकल्स तो याद नहीं करने हैं, बट जो जो आर्टिकल्स, जो जो प्रोविजंस हम लोग अपने आंसर्स में लिखने वाले हैं, वो प्रोविजंस, वो आर्टिकल्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जब आप आंसर राइटिंग करोगे मोर और लेस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी फीचर्स है हमारा। अब इसके साथ क्या होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारी, दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें हमें क्या तैयार करना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, कि यहां से जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट से ड्राइव होती है, वहां पर कहां से ड्राइव होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो फीचर्स आपको तैयार होने चाहिए। फिर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट। कहने के बाद ये है कि जो पॉजिटिव ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है वो नेगेटिव ऑफ प्रेसिडेंशियल होगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव ऑफ प्रेसिडेंशियल वो नेगेटिव ऑफ पार्लियामेंट्री होगा। तो बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये है मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी तैयार होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें एक और चीज इसमें तैयार करनी है, वो करनी है कि भाई हमने रीजन फॉर अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड,
हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अडॉप्ट करा, क्या रीजंस थे हमारे, ठीक है। तो ये हमें तैयार करना है। उसके बाद अब हमारा आता है अगला, दैट इज ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी वर्सेस पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ठीक है। ये भी एक फीचर्स है। अब देखो ये है ना, काफी आपके पॉलिटी के टॉपिक्स क्या होंगे, वो इंटरलिंक्ड होंगे, ठीक है। आप कह सकते हो सर इसको तो मैं यहां पर पढ़ना चाह रहा हूं, आप कहो कि नहीं सर इसको मैं सेपरेशन ऑफ पावर में देखना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, तो वहां पर भी लेके जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा काफी चीजें कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि बहुत ही आइसोलेटेड चीज है, ठीक है। और ये सारी चीजें आप अपनी प्रीलिम्स में ही पढ़ते हो, ठीक। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, इसमें हमें क्या करना होगा कि भाई कौन कौन से प्रोविजंस है जहां पर हमें ये शो होता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी दिखती है, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां हमें दिखता है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है। यहां पर हमें वो आर्टिकल्स हमें तैयार रखने हैं। जैसे जुडिशियल सुप्रीमेसी का हम कहेंगे कि भाई आर्टिकल 13 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का, वो किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है ना। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बारे में हम बात करेंगे कि भाई इन प्रोविजंस में पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं। फिर बाद में हम लोग एक बैलेंस निकालने की कोशिश करेंगे, एक कुछ पॉइंट्स हम लोग रख अपने तैयार करेंगे कि भाई कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है दोनों के बीच में, ठीक है। फिर एक और हमारा जो फीचर है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। अगेन आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स देने हैं बताने के लिए कि कैसे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या फिर इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस में आप क्या क्या बताओगे कि भाई इनकी सैलरीज क्या होती है, चार्ज अपॉन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। इनको पोस्ट आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो अपने कोर्ट में या फिर उसे लोअर कोर्ट में। तो ये सारे आपके क्या हुए, प्रोविजंस हुए इंडिपेंडेंट जुडिशरी के, और इन प्रोविजंस के आपके आर्टिकल तैयार होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके आंसर्स की वेटेज बढ़ेगी, ओके। फिर एक आएगा हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसेस, ठीक। अगेन इसको अगर आप चाहो फेडरल से जब हम पढ़े वहां पर आप ले जा सकते हो, यहां पढ़ना चाहो आप यहां तैयार कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोविजंस आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से प्रोविजन सपोर्ट करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम है। कहाँ कहाँ पर आप बताओगे प्रोविजंस कि नहीं यहाँ पर हमें यूनिटरी बायसनेस दिखती है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना, वहां पर हमें क्या दिखती है, यूनिटरी बायस। तो आप वहां पर बात करोगे आर्टिकल 352, 356, 360 वहां दिखाओगे, है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज 312, तो यहां पर आपको आर्टिकल्स तैयार होने चाहिए, यहां से आपके आंसर्स में वेटेज बढ़ेगी, ओके। तो ये हमारे आते हैं फीचर्स के बारे में। इसमें हमारे कुछ और भी फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे कि शेड्यूल भी हमारा एक फीचर है। अब शेड्यूल्स में देखो कुछ शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे 5th and 6th शेड्यूल, क्योंकि थोड़ा ट्राइबल से आता है, बट हमने देखा है यूपीपीसीएस में इस पर सवाल नहीं पूछा है, बट यूपीएससी पूछता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल का है, तो वो नॉर्थ ईस्ट वगैरह ट्राइबल्स रीजन को रखता है। बट फिर भी हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि खासकर पॉलिटी का जो यूपीपीसीएस कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, कहना चाहें, या फिर इंस्पायर्ड है, सही वर्ड ये रहेगा, जो इंस्पिरेशन ले रहा है वो यूपीएससी से ले रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग यूपीएससी का भी यहाँ पर रेफरेंस लेके चलेंगे कि भाई वहां पर कैसे सवाल पूछे गए इस एरिया से, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, वो है 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन। इसको हम लोग डील करेंगे जब हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव वाला सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी कई फीचर्स हैं, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ठीक है, लैंडियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बट इस पे ना देखो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं। इसको आप इजीली कहीं पे पॉइंट्स पे यूज कर सकते हो। यहां पर हमें स्कोप ऑफ क्वेश्चन है कि यहां पर सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं, यही चीज हमें डिस्कस करनी है ना, यही चीज तैयार करनी है हमें, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आया है। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो अभी मैंने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से फीचर है, फीचर्स है, और ये क्या बताया था, सिर्फ एग्जांपल्स तैयार करने हैं कि कौन सा इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। सेम फेडरल सिस्टम, कौन कौन से प्रोविजंस है जो इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन वाले जब हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला आता है फीचर्स के बाद सिग्नेंट प्रोविजंस, कि हमारे सिग्नेंट प्रोविजंस कौन कौन से हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यहां पर हमें जो मेजर प्रोविजंस हैं हमारे सिग्निफिकेंट, वो है हमारे प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, अपना हक, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और इमरजेंसी प्रोविजंस।
अब देखो इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ पर तैयार करना चाहो यहाँ कर लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इसको हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर में ले जा सकते हैं, वहां हम तैयार करना चाहें क्योंकि वहां पर एक इश्यू आता है इमरजेंसी का, तो वहां पर भी ले जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए भाई, हमारा कंटेंट रेडी होना चाहिए, सवाल आएगा इमरजेंसी पे हम लोग आंसर दे पाए। ठीक है, पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रियम्बल पे, सॉरी प्रियम्बल में क्या क्या करना है हमें। ठीक है, प्रियम्बल में एक चीज हमें जो तैयार करनी है दैट इज ऑफ कीवर्ड्स, इसमें जो भी हमारे मेंशन है, जितने भी कीवर्ड्स हमारे प्रियम्बल में हैं, ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सारे कीवर्ड्स की आपको मीनिंग तैयार होनी चाहिए, नो इफ नो बट। ठीक है, अब इन कीवर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, यानी कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये भी हमारे तैयार होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेकुलर का, ठीक है, तो सवाल क्या बनाया जा सकता है कि भाई सेकुलर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल, हमारे प्रियम्बल में नहीं था ओरिजिनली, बाद में इंसर्ट किया गया। तो क्या हमारा स्टेट जो कंट्री था वो इसके बाद ही, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इसके बाद ही सेकुलर बना, इससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं था? तो वहां पर आप बताओगे कि दो सेकुलर जो वर्ड है प्रियम्बल में वो हमने बाद में ऐड करा है, लेकिन ये प्रोविजंस हमारे पास पहले से ही थे, जो बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो पहले से ही सेकुलर था। ठीक है, तो ये सारी इस टाइप के आपके क्वेश्चन के स्कोप बनते हैं, यही चीज हमें तैयार करनी है। ठीक है, इसके बाद प्रियम्बल कीवर्ड के तैयार करने के बाद अब आपको कुछ इसकी सिग्निफिकेंस की तैयार करने होंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है प्रियम्बल का, क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड कुछ डिबेट। क्या डिबेट है? एक डिबेट है कि क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, और इसके लिए हम यूज करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यूज करेंगे और वहां पर बताएंगे प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, यहां पर कंप्लीट प्रियम्बल, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में आपका प्रियम्बल कवर अप हो गया। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। यहां पर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है ना। अब देखो फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं, क्योंकि है भी ज्यादा हमारे पास फंडामेंटल राइट ज्यादा है ना। तो देखो फंडामेंटल राइट में सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको फंडामेंटल राइट्स जितने हैं वो सारे याद होने चाहिए। ठीक है, विद आर्टिकल, और वैसे भी याद होने चाहिए भाई, आपका अधिकार है, आपका हक है। ठीक है, अगर आपको याद ही नहीं होंगे तो कैसे रखोगे अपना सारा हक है। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट्स आपको याद करने हैं, फिर उसके एक्सेप्शंस भी आपको तैयार करने हैं। कुछ नया नहीं है, सब प्रीलिम्स में पढ़ते हो आप। ठीक है, अब क्या आएगा, अब अगर कोई भी सवाल आता है जो कहता है एग्जामिन दिस राइट, एनालाइज दिस राइट, सिर्फ उसका प्रोविजन जो है और जो एक्सेप्शन है वो क्या बन जाएगा, दूसरी साइड बन जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं मारना है। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई करंट अफेयर न्यूज चल रही है या फिर कोई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में दिया है, वो फंडामेंटल राइट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अपने कुछ प्रीवियस ट्रेंड देखें और हम लोग एक्सपेक्ट करें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, ठीक है, तो उसमें आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया आर्टिकल 14 से। ठीक है, फिर आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है, अब आर्टिकल 21 अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर राइट टू रिलीजन जो आपके 25 से शुरू हो जाते हैं, और आर्टिकल 32 ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार पढ़ना है, और इनका एनालिसिस क्या होगा, वही एनालिसिस होगा जो इनका एक्सेप्शंस होंगे। ठीक है, इनमें क्या क्या इनके कंपोनेंट्स भी हैं ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि देखो आर्टिकल 19 में आपके 6 राइट्स हैं, आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, राइट टू रिलीजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो 4, वो आपके तैयार होने चाहिए, प्लस आपका कंपोनेंट के साथ साथ आपका एनालिसिस।
नॉर्मल सा एनालिसिस है, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है, सिर्फ आपके प्रोविजंस प्लस इसके नेगेटिव्स, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल राइट एज अ होल कॉन्सेप्ट वो कैसे तैयार करना है, इसमें सवाल आने के चांसेस है कि भाई एज अ होल सिग्निफिकेंस क्या है, नीड क्या है हमें फंडामेंटल राइट देने की, क्या जरूरत है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक, और इसका क्रिटिसिज्म क्या है। अब देखो, जब आप एज अ होल फंडामेंटल राइट का क्रिटिसिज्म तैयार करोगे, कोई मान लो आपका आर्टिकल 19 पर आपका सवाल आ गया, आर्टिकल 21 पर आपका आ गया, आपको एनालाइज करना है इस राइट को, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार इसके क्या एक्सेप्शंस दूं, तो या फंडामेंटल राइट का क्रिटिसिज्म उठाओ ना कि भाई बहुत ही एब्सोल्यूट हैं, और सॉरी एब्सोल्यूट हैं, बहुत ज़्यादा आपके डिफाइंड नहीं है आर्टिकल 21, है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन आपके डाल देंगे ये सारी चीज़ें। तो फंडामेंटल राइट्स के एज अ होल क्या क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है, ये हमें तैयार करना है। फंडामेंटल राइट्स इनफ है हमारे यूपीपीसीएस के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो प्रियम्बल पे अगर देखिए, सबसे पहले क्या है, फिलोसफी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज एम्बॉर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। क्या करना था, जो मैंने आपको बताया था प्रियम्बल में, सिग्निफिकेंस, ठीक है, और आपके जो जो प्रोविजंस है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इलुसिडेट। अगेन सिग्निफिकेंस प्रियम्बल का क्या है, इसी से आपका आंसर बन जाएगा, प्लस जो मैंने कहा जो जो कीवर्ड्स हैं उसका क्या क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, इन दो को आप यूज करोगे, अपना आप आंसर बना लोगे, ठीक है। 23 में फिर से रिपीट करता है, व्हाई द प्रियम्बल इज कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या कहा था, कीवर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है, उसको यूज करोगे, सिग्निफिकेंस बताओगे प्रियम्बल का, आपका आंसर तैयार, ठीक है। यही चीज में करो, इतने आपका कंटेंट, आपका नोट्स तैयार है, किसी भी तरीके से घुमा के सवाल पूछ ले, उसी को आपको यूज करना है और अपना आंसर बना देना है, ठीक है। राइट्स में देखते हैं, एग्जामिन द राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने क्या कहता है, राइट्स होंगे, उसको एग्जामिन करना है हमें, ठीक है। तो एग्जामिन में वही होगा, फीचर्स बताओगे, फिर उसके जो जो एक्सेप्शंस है वो आप लिख दोगे। अगेन देखो, एग्जामिन राइट टू लाइफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफली। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें उसके सिग्निफिकेंस बताना है, उसका इंपॉर्टेंस बताना है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक। 22 में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द राइट्स विद इन द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल है, यानी कि आर्टिकल 21 आपको पता है कि बहुत ब्रॉड है ना, डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या है, वो जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर उसने 21 को पूछा हुआ है, तो उसी का पैरेलल मैपिंग वो और भी जगह भी पूछ सकता है ना, तो इसलिए हमने कहा आर्टिकल 19 के भी पूछ सकता है कंपोनेंट, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी वगैरह के भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग पैरेलल मैप कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा सॉरी फीचर है, दैट इज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। इसमें क्या तैयार करना है, अब यहाँ पर थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाता है, यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज हमें फीचर्स याद करने हैं, ठीक है, 11 हैं, राइट्स याद हैं, तो ड्यूटी भी आपको याद होनी चाहिए एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के, और क्या क्रिटिसिज्म, बस, और कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका कवर अप है। डीपीएसपी में आएंगे, सेम चीज डीपीएसपी में हम लोग चलेंगे, फीचर्स तैयार करने हैं आपको, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, फिर सिग्निफिकेंस क्या है, और डीपीएसपी के क्रिटिसिज्म्स क्या है कि भाई नॉन एनफोर्सेबल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्रिटिसिज्म से एक जो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है वो है हमारा नॉन एनफोर्सेबिलिटी, क्यों नहीं हम इसको एनफोर्स कर रहे हैं, क्यों ये मैंडेटरी नहीं बनाया गया, ठीक है। फिर इसके साथ डीपीएसपी के साथ एक और इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, दैट इज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स। तो आपने देखा होगा आर्टिकल 39 BC कॉन्फ्लिक्ट में आता है आर्टिकल 14 के साथ, है ना, और आर्टिकल 19 के साथ। तो यहाँ पर जो आपके प्रोविजंस हैं, तो यहाँ पर जजमेंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके चार पांच जजमेंट्स हैं
उनको हम लोग यूज़ करेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो वो हमें पता है आर्टिकल 39BC आपका जो है डीपीएसपी है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स के साथ, और उसके वेरियस कौन कौन से हमारे जजमेंट्स हैं, ये हमें तैयार करना है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डीपीएसपी हमारा कवर अप हो जाएगा। अब हम आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस में। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे इमरजेंसीज 3 तरह की इमरजेंसीज होंगी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। इसमें अगर कहोगे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि ये आपकी लगेगी फेडरल इश्यूज में भी आपका ये आता है, ठीक है। अब इसमें क्या तैयार करेंगे हम, सबसे पहले ग्राउंड्स, किन किन ग्राउंड्स पे लगाई जाती है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इनके लगाने के, यही आपका एनालिसिस हो जाएगा, यही आपका क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्या है, फंडामेंटल राइट्स, इम्पैक्ट ऑन लेजिस्लेचर, इम्पैक्ट ऑन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो कि तीनों के क्या क्या आपके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल हमारे काफ़ी आते हैं। इसमें क्या आता है, प्रेसिडेंट रूल ऑब्वियसली ग्राउंड्स क्या क्या लग रहे हैं, किस कॉन्सिक्वेंसेस पे आपके लग रहे हैं, फिर सवाल बनता है किसके फ्रीक्वेंट यूजेस के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है इसको, किसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब आपका ये बताना है कि भाई इसको जब फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करते हो तो उसके क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, ठीक है। आपको क्रिटिसाइज करना है कि नहीं भाई हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यूज़ करना है तो वो ग्राउंड बन जाएगा हमारा, वहाँ से हम लोग पॉइंट्स उठा लेंगे, ठीक। फिर प्रेसिडेंट रूल के लिए आपके कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, वो आपके तैयार करने हैं आपको। फिर आपकी कुछ कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस हैं कि किन किन कंडीशंस में ही प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, ठीक है। उन कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस हम लोग तैयार करेंगे। दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कवर अप करता है सिग्निफिकेंट प्रोविजंस का। अब हम अगले अपने कीवर्ड पे चलते हैं। तो अगला हमारा कीवर्ड है दैट इज़ ऑफ अमेंडमेंट्स, यानी कि बदलाव। तो जैसे आप जानते हैं, इनको आप जानते होंगे, गिरगिट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं। अब होता क्या है कि हम लोगों ने अपनी बोलचाल की भाषा में इनको नेगेटिव कंटेक्स्ट में रखा है कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा न्यूट्रल तरीके से सोचो तो ये इसकी सर्वाइवल की बात है ना, ये उनका सर्वाइवल टेक्निक है, ठीक है। तो अगर जैसी सिचुएशन बदलेगी इनको अपना रंग बदलना पड़ेगा। यही फिलॉसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना। तो अमेंडमेंट्स यही किया गया, जैसे परिस्थितियां बदलेंगी आपको उस हिसाब से अपना बदलना होगा। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक है, ठीक है। आपने कईयों के आपने देखे होंगे, अपने पड़ोस में भी देखे होंगे, आपने बड़े डेवलप्ड आपने जो कंपनियां इकोनॉमीज हैं जैसे फ्रांस हो गया, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बदला है, ठीक है, पर इंडिया ने अभी तक नहीं बदला, ठीक। तो ये उसके फीचर्स आते हैं। अब इसमें हमें तैयार क्या करना है, सीधी सी बात है, यूपीएससी के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें तो तैयार करना है, देखो थोड़ा सा हम लोग जाएंगे कि यहाँ पर हमें प्रोसेस क्या है अमेंडमेंट्स के, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमें थोड़े तैयार करना है, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, 2 तरह की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक। तो वो हम लोग करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये सवाल बनता है कि भाई कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं। अब इसमें देखो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्या हमें सारे तैयार करने, नहीं। पुरानों में हम ये क्या करेंगे, एक उठाएंगे 42, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम लोग तैयार करेंगे, कौन कौन से इसके फीचर्स से। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट या फिर करंट अफेयर न्यूज में अभी आपका चल रहा है अमेंडमेंट, बस ये हमारा रहेगा तैयार करने का, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जाएंगे इसके फिलोसॉफिकल टाइम। फिलोसॉफिकल में क्या है, आपके अमेंडमेंट की नीड क्या है, क्यों हमें बदलने की जरूरत है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट नहीं है, हमने एक बार बना लिया, अच्छा बना दिया, ठीक है, क्यों बदल रहे हैं बार बार, ठीक। तो यहां से एक फिलॉसफी, एक कॉन्सेप्ट उठता है दैट इज ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, वहां पर आप बताओगे कि कैसे अमेंडमेंट्स के प्रोविजन की वजह से हम लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट समझा जाता है कि जैसे स्थितियां बदलती हैं हम चेंज करते हैं।
इसको प्रूव करने के लिए क्या लोगे आप, यूज करोगे एग्जाम्पल्स। यहां आप बताओगे प्रोविजंस कि देखो समय की डिमांड ये थी, हमने ये चेंज कर दी, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीजें आएंगी, ठीक, कि टाइम टू टाइम हमने कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे जीएसटी के बारे में कि भाई रिक्वायरमेंट हुई हमें टैक्स रिफॉर्म करने के लिए, तो हमने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जीएसटी बना दिया। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट के बारे में बताएंगे, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के बारे में बताएंगे कि भाई स्टार्टिंग में नहीं थी बट बाद में हमें लगा कि नहीं इसकी ज़रूरत है, तो हमने अमेंडमेंट किया और हमने इकोनॉमिक वीकर क्लास को भी हमने रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर्स बनेंगे यहाँ पर, ओके। तो अमेंडमेंट एक बार देख लेते हैं। Why the 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड द रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारे आपके चेंजेस किए गए थे, तो इसलिए हमने कहा 42nd इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 2018 में देखो, इन मॉनसून सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट 2019 द अमेंडमेंट्स वर मेड इन एंटी टेरर लॉ एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ दीज अमेंडमेंट, एनालाइज, ठीक है। तो यानी कि बहुत लेटेस्ट आपका जो था अमेंडमेंट जो हुआ है, इसलिए मैंने कहा जो करंट अफेयर में लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो हमें देखना है और उसको तैयार करना है बस, ठीक है, करंट अफेयर वाला। ऐसे नहीं कि हमें जो सारे आपके 106 के 6 हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट एनालाइज करने हैं, फिर नहीं हो पाएगी तैयारी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें लेके चलना है, ठीक। उसके बाद अब हम आते हैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। अभी तक देखो, अभी तक हम फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट, इसी में बहुत सारी चीज़ें आपकी छुपी हुई हैं, ठीक है। तो अगला आपका आता है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक, और दूसरा है रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस। दोनों सेम है, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, ऑर्गन है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, बट इसमें कुछ हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी तो चलो इतना नहीं है, ठीक है, बट ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, अगर ये निकल गए तो हम इंसान बचेगा, नहीं बचेगा, इंसान ही खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक। तो जैसे इन भाई साहब को देखा होगा आपने, है ना, कि साला किडनी निकाल लिया, तो कुछ चीज़ें निकाली जा सकती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को चेंज किया जा सकता है कि भाई किडनी निकाल लो, दूसरी किडनी में चल जाएगा, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीज़ें दिल नहीं निकाल सकते हो, दिमाग नहीं निकाल सकते हो। यही कॉन्सेप्ट कहता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। अब यहां पर गड़बड़ आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था कि भाई दिल क्या है, दिमाग क्या है, ये नहीं बताया, ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां से एम्बिग्यूटी शुरू हो जाती है, यहां से फिर ये अपने आप में कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो हमें इसमें तैयार क्या करनी है, इसमें हमें सबसे पहले तैयार करना है कॉन्सेप्ट के बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। फिर बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे हमने कहा दिल, दिमाग, तो क्या क्या एलिमेंट्स है बेसिक स्ट्रक्चर के, जैसे फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये सारे एलिमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए। फिर आपको तैयार करना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है बेसिक स्ट्रक्चर, क्यों लाई ये कॉन्सेप्ट हम लोग, ठीक है। फिर इसका हमें क्रिटिसिज्म भी करना है कि भाई इसके क्या नुकसान हो रहा है, क्यों नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट आ गया रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एवोल्यूशन। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को, ये हमारे तैयार होनी चाहिए। अब देखो ये यूपीएससी ने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखा है। अब यहां पर हम लोग कहेंगे सर हमें जजमेंट नहीं पढ़नी है, हमें याद नहीं हो रही है, यहां आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो ना, वो तो सीधे सीधे कह रहा है अपने सिलेबस में। तो यहां पर आपको जजमेंट तैयार करनी पड़ेंगी कि कौन कौन से ये जजमेंट्स थी, है ना। तो यहाँ पर आप शुरू करोगे अपने शंकरी प्रसाद से, गोलकनाथ, ये सारे केशवानंद भारती वगैरह, ठीक है। फिर लास्ट में मिनर्वा मिल और लेटेस्ट जो भी है ले जाओ, ठीक है। 4-5 आपकी जजमेंट तैयार होनी चाहिए, ठीक है। मोर और लेस अगर हम देखें, आपको ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आपको कलेक्शन करना है जजमेंट्स का, ठीक है। मैक्स 5 जजमेंट बहुत होती हैं। आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपको कोई आंसर लिखना भी है, 5 से ज़्यादा जजमेंट अगर आप लिख रहे हो तो सिर्फ आप जजमेंट ही लिख रहे हो, आप एनालिसिस तो कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़्यादा जजमेंट भी नहीं है, ठीक है। 5 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हमें कलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे पीवाईक्यू में। 2019 में क्या पूछा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एनालाइज इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस हमें और कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फिर डिस्कस द एवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2022 में। तो अगेन इम्पैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ही हो गया,
ठीक है। तो आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास और प्रभाव की विवेचना कीजिए। एवोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। 24 में क्या पूछा गया है, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। अच्छा, ये इंडिपेंडेंस फीचर आ गया। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो देखो, इंपॉर्टेंस, इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंस, वही चीज मैंने कहा कि पीवाईक्यू भी बता रहा है, अप्रोच भी हमारी सही है, इससे ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। अभी तक हमने पहला पार्ट कंप्लीट करा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब यहां से हमारा शुरू होगा यूनियन एंड स्टेट। एक तरीके से इसको कहा जाए तो यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, जो आप कहना चाहो, ठीक है। तो फॉर द एजुकेशन पर्पज, तो ये मैंने कुछ इमेजेस ली हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं है। तो आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, एंड आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री माननीय योगी जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूपी, और ये क्या हो गया, सेंटर। तो यानी कि ये स्टेट है और ये सेंटर। इनके क्या काम है और क्या इनके इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, और उन इश्यूज को हमें कैसे सॉल्व करना है, बस सिंपल सा पर कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या क्या है, एक बार हम लोग डिटेल में इसका पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको एक यूनियन एंड स्टेट लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें बात करनी है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अब देखो, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, 3 पैरामीटर्स हैं, उसी पर हमें तैयार करना है। कौन कौन से पैरामीटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इसको आप एग्जीक्यूटिव्स भी कह सकते हो, जो आप कहना चाहो, ठीक है। लेजिस्लेटिव एंड यहां पर जुडिशरी नहीं है, यहां पर है आपकी फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहां पर आती है, ठीक। यहां से ही अब आपके शुरू होंगे इन्हीं 3 पैरामीटर्स पे, अब आपके झगड़े शुरू होंगे। तो झगड़े आपके आएंगे इश्यूज में, और इश्यूज अब आपके कौन कौन से क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इश्यूज आपके क्रिएट होते हैं, एक अगर हम ब्रॉडर देखें तो सेंटर स्टेट के बीच में और स्टेट्स के बीच में, 2 जगह से होंगे। फेडरल, ध्यान रखना फेडरलिज्म में 2 कॉन्सेप्ट चलता है, सेंटर स्टेट एज वेल एज स्टेट, ठीक है। तो एक आएगा आपका इमरजेंसी का इश्यूज, ठीक है। सेंटर स्टेट मेजर हम लोग सेंटर स्टेट देखते हैं, स्टेट इतना नहीं है, बट हाँ कोई है, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये सारे आपके आते हैं, ठीक। फिर इसमें एक आपका इश्यू क्रिएट होता है गवर्नर्स रूल का। अब देखो, इसको आप चाहो तो एग्जीक्यूटिव में भी कर सकते हो, बट यहां पर भी एक फेडरल इशू है। आप क्वेश्चन देखोगे कि गवर्नर इज कंसिडर एज एन एजेंट ऑफ सेंटर, तो यहां पर अब आप बताओगे कि कैसे ये फेडरल इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फिर गवर्नर रूल को थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें, चलो ऑर्डिनेंस वाला हम लोग अलग ले लेंगे। इश्यूज हैं, इसके अलावा और कौन कौन से हमारे इश्यूज हैं, एक हमारा आ जाएगा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अब देखो, हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं है स्टेट्स का, इतना है हमारे कुछ, ठीक है, बट इतने प्रोमिनेंट हम लोग इतना नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं, बट उसमें क्या होता है, उसमें मेजर जो आपके पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक। अब ये हमारे इश्यूज आ गए। अब इन इश्यूज को हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमें सॉल्यूशंस की बात करनी है। तो कौन कौन से सॉल्यूशंस आएंगे, तो एक सॉल्यूशन होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल में हमारे क्या क्या सॉल्यूशंस है। फिर हमारा आएगा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमारे क्या क्या सॉल्यूशंस है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारी कमेटीज लेवल पे क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे क्या हम बात करेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, ठीक। फिर
आपका इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स आर्टिकल 263, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल में आप जाएंगे तो जोनल काउंसिल हो गया, फिर नीति आयोग हो गया, ठीक है। कमिटीज में कुछ कमिटीज के आपको नाम याद करने हैं, ठीक है, कि फला कमिटीज ने क्या क्या कहा है, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में सरकारी कमेटी ने क्या क्या कहा है, राजमन्नार कमेटी ने क्या क्या कहा है, वो आपके तैयार होने चाहिए। अब ये जो तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और इनको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज कब, सिंपल सा है, अचीवमेंट्स या फिर पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, कुछ अच्छा काम करा है कि नहीं करा है, और क्या क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इतने इफेक्टिव हैं कि नहीं है, यही चीज़ आपकी एनालाइज हो गया, ठीक है। तो ये आपका यूनियन ऑफ स्टेट हो गया। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको कहूँगा अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है। आई होप वो आपको पता भी होंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, जैसे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स पे भी वो पूछ सकता है, तो आपके पास ये तैयार होना चाहिए। यहाँ से आपका क्या हुआ, यूनियन एंड स्टेट का आपका आराम से तैयार हो गया, ठीक है। तो ये इश्यूज के बारे में था। तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड चीफ मिनिस्टर जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे हमारे आए। तो 2024 में आपका सवाल क्या आया है, एनालाइज द स्टेटमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑफन सीन एज अ वॉइस ऑफ स्टेट्स विद इन द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। अब देखो इसको करना कैसे था, हमने क्या कहा था, फंक्शंस क्या क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, है ना, कौन कौन से लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, लेजिस्लेटिव लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे। तो उसने सवाल क्या बनाया है, लेजिस्लेचर लेवल पे क्या फेडरल हमारा वो है, ठीक है। यही पॉइंट्स तो हमारे आएंगे। तो लेजिस्लेचर वाले जो आपका रिलेशन है सेंटर स्टेट का, वो क्या कहता है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के बारे में बात करता है ना। तो यही चीज़ तो आएगी कि भाई आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनको पावर दी गई है कि भाई आपके जितने भी आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं आप खुद लॉ बना सकते हो, कॉन्करेंट लिस्ट में आप खुद लॉ बना सकते हो। तो ये एज अ सीन एज अ वॉइस ऑफ स्टेट्स विद इन द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर और कौन सा आपका सेंटर स्टेट का रिलेशन था, जब आप पार्लियामेंट में और राज्यसभा में क्या होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर अपने बंदों को भेजते हैं, है ना, तो वहां से आपकी वॉइस होती है। तो यही पॉइंट्स आपको लिखने थे। क्वेश्चन को फ्रेम इस तरीके से किया गया, अरे क्या पूछ लिया गया है, लेकिन कंटेंट वही है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक। अगला देखो, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन प्रमोटिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हमने क्या कहा था, जो सॉल्यूशंस है इंटर स्टेट उनका हमें एनालिसिस भी हमें तैयार करना है, ठीक है। फिर आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट इट्स सोल इज यूनिटरी, एलुसिडेट। अब देखो इस वाले को या तो आप इस यहां से कर लो, या फिर जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे, फीचर्स में बताया था ना, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस, इसमें क्या बताया था आपको, एग्जांपल्स तैयार करने हैं सिर्फ। यहां पर भी देखो क्या पूछा गया है, एलुसिडेट करना है। एलुसिडेट का मतलब आपको, एक मिनट, भारतीय संविधान की संरचना एन संघीय है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, इस पर प्रकाश डालिए। तो यानी कि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको प्रूव करना है कि हाँ भाई ये फेडरल है और इसकी सोल यूनिटरी है, ठीक है। फिर आपको 23 में क्या पूछा गया है, हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन अकोमोडेट्स द डाइवर्स नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, आर देयर एनी चैलेंजेस, इफ यस देन हाउ दे आर एड्रेस्ड, ठीक है। तो अगेन आपको क्या बताना है कि भाई कैसे कैसे स्पेस दे रहे हैं हम लोग, कौन कौन सी पावर्स हमने स्टेट को डायलूट करी है। तो पावर कौन कौन सी पे रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमने कौन कौन सी पावर दी हैं, लेजिस्लेटिव लेवल पे कौन सी हमने पावर दी हैं, फाइनेंशियल लेवल पे हमने कौन कौन सी पावर्स दी हैं, वही आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर हमने क्या करा कि भाई स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आप भी लॉ बना सकते हो, है ना। तो यही चीज़ आपकी आ जाएंगी। फाइनेंशियल में हमने क्या करा कि स्टेट्स को हमने कह दिया कि भाई फला टैक्स आप भी लेवी कर सकते हो, आप भी उठा कलेक्ट कर सकते हो और आपके लिए ही होगा। तो यही चीज़ तो है, आपको यही तो आंसर लिखना है, ठीक। अगला क्या पूछा गया है, एक बार डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो हमने कहा था ना रिलेशनशिप कितने तरीके पे हमारे लेवल पे होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पे। इसको आप सेंटर स्टेट रिलेशन कह लो एक बार। तो इस बार उसने क्या कर लिया, फाइनेंशियल पूछ लिया, लेजिस्लेचर पर उसने कई बार पूछ लिया है ना। तो यही चीज़ हमें तैयार करनी है। फ्रेमिंग अलग है लेकिन कंटेंट वही चीज़ होनी है।
वही चीज़ हम करेंगे सिलेबस के थ्रू। अगर आपने नोट्स बना लिए, उस पर पकड़ बना लिया, आपने ग्रास्प कर लिया रिविजन कर करके, सवाल वो कैसे भी घुमा के पूछना चाहे, हमें तो हमारा आंसर तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही चीज़ हमारा पर्पज़ है इन सेशन का, ठीक है। अब हम अगले पर आते हैं, दैट इज ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस टू द लोकल लेवल एंड रिलेटेड चैलेंज। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारी लोकल गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक। तो इसको आप पंचायती राज सिस्टम कहो और म्यूनिसिपैलिटीज कहो, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें ऑलमोस्ट हमारा एक ही चीज़ चलेगी, ठीक है। इसमें मतलब हम दोनों को ऑलमोस्ट साथ में लेके चलेंगे, ज़्यादा इतना डिफरेंस है नहीं, दोनों सेम ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसमें हमें जो तैयार करना है PRI एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ में, सबसे पहले तो आपको 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के आपके प्रोविजंस, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो आपके तैयार होने चाहिए, खासकर आपके जो मैंडेटरी फीचर्स हैं वो। फिर इस इंस्टीट्यूशन की मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, यहां पर हम लोग कमी कर लेते हैं। यहां कुछ हमें सक्सेस स्टोरीज चाहिए होंगी, जहां हम बता सकें कि हाँ, पंचायती राज से कुछ चेंजेस आए हैं हमारी गवर्नेंस में, ग्रास रूट डेमोक्रेसी में इसने हमें फ़ायदा पहुंचाया है, ठीक है। ये हमारा तैयार करेंगे। फिर हम तैयार करेंगे इसमें चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं। अब ये आपको पता है 3F, फंड, फंक्शनरीज एंड फंक्शनैलिटीज, उसके बेस पर अब आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो अब आप इसके सॉल्यूशंस भी बताओगे, क्या सॉल्यूशंस रखने हैं, बस कवर अप हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स आपको तैयार रखने हैं, इसके हो गया, इससे ज़्यादा है नहीं, कैसे भी घुमा के पूछ ले यही पूछेगा, ठीक है। PCS में भी हमने यही देखा है। 21 में सवाल क्या है, एनालाइज द प्रॉब्लम दैट हैव रिस्ट्रिक्टेड द सक्सेस ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, हाउ फार हैज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन सक्सेसफुल इन काउंटरिंग दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें क्या क्या इश्यूज है। फिर 73rd में, अब मैंने कहा जब तक आपके प्रोविजंस आपके तैयार नहीं होंगे आप इसका आंसर अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, तो आपके पास कुछ प्रोविजन आपको पता होने चाहिए ना, कौन कौन से प्रोविजन से। जैसे कि वुमेन्स के रिजर्वेशन की बात करी तो हम बताएंगे कि भाई पहले वाले जो पंचायती राज से उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, ठीक है। या फिर आपके एक पर्टिकुलर सेक्शन ही डोमिनेट करता था, एक अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी में सुना हो डोमिनेंट कास्ट है ना, तो जो डोमिनेंट कास्ट होती है वही यूजुअली पंचायती राज सिस्टम को डोमिनेट करती है। तो यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, हमारे 73rd में क्या करा, हमने रिजर्वेशन दिए, ठीक है, SC/STs को, वुमेन्स को, OBCs को, तो उससे क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। तो ये हमारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। प्रोविजंस बताएंगे, सक्सेस स्टोरी बताएंगे, ये बताएंगे, चैलेंजेस बताएंगे, ठीक है। अब हम आगे टॉपिक पर आ जाएंगे, दैट इज ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब देखो, फाइनेंस कमीशन अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। तो 9th में अगर आप देखते हो वहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, तो वहाँ पर भी हम फाइनेंस कमीशन को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट यहाँ पर उसने स्पेशली मेंशन कर दिया है रोल इन सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, ठीक है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रॉडली ओपन तरीके से बता दे रहा हूँ कि फाइनेंस कमीशन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंस कमीशन में हम लोग तैयार करेंगे अपना इनकी अपॉइंटमेंट्स के, कि भाई कौन इनको अपॉइंट करता है, क्या अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर इनकी कंपोजिशन, यानी कि मेंबर्स, ये हमें तैयार करना है, सवाल आए हुए हैं। फिर इनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, यही आएगा, ठीक है। फिर कुछ चैलेंजेस तो ये फेस कर रहे होंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस ये फेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है, रिकमेंडेटरी है, ठीक है। फिर इसके अलावा जिसको मैं कहूँगा कि शायद आप करंट अफेयर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, इसमें आपको तैयार करनी है टर्म्स ऑफ रेफरेंस या फिर रिकमेंडेशंस, क्या क्या, ऑफ एटलीस्ट 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 14th को छोड़ देते हैं, 16th की अगर आ जाती है तो 16th हमारा हो जाएगा, ठीक है। 15th को हमें अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। कंपेरेटिव भी होता है, 14th के साथ भी इसको कंपेयर भी करवाया जाता है, ठीक है, बट 15th कर लेना एटलीस्ट, ठीक है, और 16th जो है वो हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमारी फाइनेंस कमीशन की हमारी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सवाल क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, एग्जामिन इट्स इमर्जिंग रोल इन फिस्कल फेडरलिज्म। तो फंक्शंस क्या है,
जो आपके 3-4 फंक्शन है फाइनेंस कमीशन के, डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रोसीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या है मैकेनिज्म करना है वो डिसाइड करना। तो वही चीज़ आपका फिजिकल फेडरलिज्म में होगी कि भाई सेंटर स्टेट के बीच में पैसा कैसे, टैक्स जो आपका है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बताता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अच्छा ये चलो वो आ गया। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। अब मैंने जैसे क्रिटिकली एग्जामिन है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए था, चैलेंजेस भी तो चाहिए थे। तो अगर आप बस एक पार्ट पढ़ के रह जाते तो फंस जाते, दूसरा पार्ट आप कर नहीं पाते। ठीक है, इसलिए हमने कहा चैलेंजेस भी हमें तैयार करना है। ठीक है, अब देखो 24 में कैसा अच्छा सवाल आया। What role can the Finance Commission play in addressing the regional disparity in India and what measures has been taken so far? ठीक है, तो देखो एक तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स कहाँ से निकालेंगे कि भाई फंक्शंस क्या क्या हैं फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, तो उसमें रीजनल डिस्पैरिटीज वगैरह कैसे नहीं एड्रेस कर रहा है। अब इसके अलावा क्या करना था, जो मैंने आपको कहा था टर्म ऑफ रेफरेंस या फिर रिकमेंडेशंस जो हैं आपके फाइनेंस कमीशन की। तो फाइनेंस कमीशन क्या कहता है, इनकम डिस्टेंस के पैरामीटर है ना आपका। ठीक है, तो वहाँ आप बताओगे कि कैसे इनकम डिस्टेंस के बेस पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फाइनेंस के। ठीक है, कैसे कैसे आपके प्रोविजंस को जो आपके लिए गए हैं कि किसी ने पॉपुलेशन कंट्रोल पे अगर काम करा है तो वहाँ पर कैसे उसको कितना शेयर दिया जा रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर जिसका है उसको कितना शेयर दिया जा रहा है। तो ये वही पॉइंट से, तो जब तक आपके वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आपको नहीं पता है, वो रिकमेंडेशंस अगर आपको नहीं पता है 15 फाइनेंस कमीशन की, आप पॉइंट्स ही नहीं बना पाओगे। तो यही चीज़ मैं कर रहा हूँ, बेसिक्स वही था, उसी को आपको सेंटेंसेस को फ्रेम कर करके लिखना था। ठीक है, ऊपर ऊपर तो टफ लग रहा है लेकिन अंदर से सेम वही है, नारियल की तरह कोमल है। ठीक है, चलो अगला हम लोग लेते हैं, दैट इज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर तो हमारे 3 हैं। ठीक है, अमर, अकबर, एंथोनी। ठीक है, तो यहां पर हमारे कौन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो यही हमारे अमर, अकबर, एंथोनी है। ठीक है, तो ये अलग अलग है लेकिन ये वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कलेक्टेड है। तो यहां से हमें क्या क्या चीज इसमें तैयार करनी है। तो देखो सेपरेशन ऑफ पावर में सबसे पहले एक मिनट नया पेज ले लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर में सबसे पहले आपको तैयार करना है ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यहां पर 2 हैं, एक इंडियन कॉन्सेप्ट और एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि कहो तो यूएस का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंडियन कॉन्सेप्ट और यूएस कॉन्सेप्ट में क्या है, यूएस कॉन्सेप्ट कहता है वाटर टाइट सेपरेशन के बारे में, मतलब अमर, अकबर, एंथोनी में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। बट इंडिया क्या कहता है कि हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर की बात तो करेंगे लेकिन हम वाटर टाइट सेपरेशन नहीं करेंगे। वी बिलीव इन द फॉर्मूला ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चेक्स एंड बैलेंसेस अगर आपको करना है तो आपको कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना थोड़ा कहीं ना कहीं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आता है। अब यहां पर क्या करना है, सवाल इसी पे घूमेगा। अब इसके लिए आपको तैयार करने हैं अपने एग्जाम्पल्स। कैसे एग्जीक्यूटिव चेक करता है लेजिस्लेटिव को, कैसे लेजिस्लेटिव चेक करता है एग्जीक्यूटिव को, कैसे लेजिस्लेटिव चेक करता है जुडिशरी को, कैसे जुडिशरी चेक करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करता है जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव। यही आपके कॉन्सेप्ट चलेंगे। ठीक है, तो एक आपका आएगा एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर। अब यहां से आपके कुछ कॉन्सेप्ट निकलना शुरू होंगे। एक आपका कॉन्सेप्ट निकलेगा ऑर्डिनेंस मेकिंग। यहां पर मैं सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा हूं। लॉ बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का, लेकिन बना कौन रहा है, एग्जीक्यूटिव। ये क्या है, ऑर्डिनरी स्पेशल पावर है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग हो गया। ठीक है, फिर आपका एक और कॉन्सेप्ट निकलेगा पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस मेकिंग। ठीक है, इस पर कई बार सवाल आया। ऑर्डिनेंस मेकिंग में आपको क्या तैयार करोगे, रीजंस क्या है, क्यों ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। तो जो कंडीशंस है ऑर्डिनेंस लाने की वही आपकी बन जाएंगी।
फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों नहीं लाना चाहिए हमें ऑर्डिनेंस, फिर कुछ हमारे जजमेंट्स। ठीक है, 3-4 जजमेंट्स हमारे हैं जिसने इसको बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये फला कंडीशन में अगर आप ऑर्डिनेंस लाते हो तो ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, अगर आप चाहो तो लेजिस्लेचर में जब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है वहाँ से भी ला सकते हो। यहाँ पर तैयार करना चाहो तो यहाँ पर भी है कि कैसे पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको तैयार करना है, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के टूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से टूल्स वो यूज़ करती है फॉर द अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, फिर इसकी लिमिटेशंस का क्या है, यानी कि इतनी इफेक्टिव क्यों नहीं है। ठीक है, फिर एक और हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है दैट इज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। तो थोड़ा सा पुराना है बट ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो हम इसको देख सकते हैं, इतनी प्रायोरिटी पे नहीं है ये हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेपरेशन ऑफ पावर एक और हमारा आएगा जुडिशरी का वर्सेस, या तो आप इसको एग्जीक्यूटिव कह लो या फिर आप इसको जुडिशरी भी कहते हो, सॉरी लेजिस्लेटिव भी कहते हो। इसमें एक मेन जो हमारा एक आता है दैट इज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू से और कुछ 2 कॉन्सेप्ट हमारे निकलते हैं जो है हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। अब इन 2 कॉन्सेप्ट में हमें क्या तैयार करना है, सवाल आता है कि भाई इनमें सबसे पहले डिफरेंस क्या है इन 2 कॉन्सेप्ट में, प्लस इनमें हमें क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली जुडिशियल ओवररीच का होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म का पॉजिटिव होगा, और इसके हमें तैयार करने हैं एग्जाम्पल्स जहां हम बता पाएंगे कि देखो ये जुडिशियल एक्टिविज्म था। ठीक है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो ये क्या है, हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है एट वर्क प्लेस वाला जो आपका था। ठीक है, जुडिशियल ओवररीच में हमारे पास बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो वो आपको तैयार कर रहे हैं। अब देखते हैं सवाल कैसे आए हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इवैल्यूएट इट्स इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरीज इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इवैल्यूएट करना है, तो यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमें इसके बताने। ठीक, आई थिंक बैटरी ओके। फिर हमारा आता है 21 में क्या पूछा गया है, डिस्कस द मेन मेथड बाय विच द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यानी कि मैंने कहा है कि पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, हाउ एग्जीक्यूटिव्स आर कंट्रोलिंग द हाउ लेजिस्लेटिव आर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, ये आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आपका हो गया। ठीक है, तो डिस्कस द मेथड्स, तो मैंने क्या कहा था, टूल्स कौन कौन से ले रहे हैं वो आपके हो जाएंगे, प्लस डिस्कस करना है तो उसका हमें क्या बताना है कि क्या लिमिटेशंस हैं, वो टूल्स क्यों इफेक्टिव नहीं है, ये हमारे दूसरे पार्ट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाते हैं। फिर हमारा आता है चौथा, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब देखो ये जो पार्ट है ये होना तो चाहिए था जुडिशरी के साथ, बट ये इन लोगों ने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये बात कर रहा है आपके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या कहता है कि भाई जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है झगड़े को सुलझाने का, वो क्या है, कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, उसके बाहर का कॉन्सेप्ट उसको क्या कहते हैं, हम आर्बिट्री डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, जैसे आई होप आपने ये वेब सीरीज देखी होगी मिर्जापुर। ठीक है, तो इसमें क्या था, मुन्ना भैया और गुड्डू भैया में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अब ये सुलझाने के लिए कोर्ट तो नहीं जा रहे हैं, सुलझा कौन रहा है, ठीक है, कालीन भैया। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या आपको चीजें तैयार करनी है, सबसे पहले आपको तैयार करना है कि एडीआर जो है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उनकी मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे आपके आर्बिट्रेशन है, मेडिएशन है, कॉन्सिलिएशन है, ठीक है, नेगोशिएशन है, तो ये टाइप्स ऑफ आपके एडीआर है, ये आपके तैयार होने चाहिए, इनकी मीनिंग आपको तैयार होनी चाहिए। फिर एडीआर के इनके पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। ऐसा नहीं कि एडीआर की सारी चीज़ अच्छी हैं, सारी चीज़ बुरी हैं, उनके कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे।
ठीक है। फिर इसमें एक बात आती है इमरजेंस की। तो इमरजेंस में हम लोग कुछ बात करेंगे, जैसे कि हमारे कुछ जो एक्ट्स आए थे, ठीक है। तो जैसे आपका आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये वाला एक्ट आया था हमारा, ठीक है, किस ईयर में। तो वहाँ से हम इसको इमरजेंसी के बाद हमारा डील कर लेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट इसने मेंशन करा है, दैट इज ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि क्या क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इसके लिए, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए। तो अब इसके लिए हमारे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे है, एक है लोक अदालत, ठीक है। फिर आपने देखा होगा ग्राम न्यायालय, ठीक। फिर आपने देखा होगा ट्रिब्यूनल्स भी इसी के पार्ट आएगी, ठीक। फिर आपने देखा होगा कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर फोरम्स, फैमिली कोर्ट्स और ऑम्बड्समैन। तो ये सारे क्या हैं आपके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसने क्या करा, बस इंस्टीट्यूशन बोल दिया। अब देखो इसमें अच्छी चीज़ क्या है, थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए लोक अदालत क्या है, ग्राम न्यायालय क्या है, फैमिली कोर्ट क्या है। बस इन सब का एनालिसिस यही दो होने वाला है। एडीआर के जो फायदे हैं यही तो इनके फायदे होंगे, नेगेटिव है वही इसके नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करना है, इनको पढ़ना है ये क्या है और इनका एनालिसिस, पॉजिटिव्स क्या है इनके और ये क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके। बस इसी में आपका एडीआर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन इमरजेंस एंड द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इमरजेंस में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देंगे, ये फला एक्ट वगैरह इस ईयर में वगैरह आए थे, ठीक है। यूज में हम बता देंगे कि भाई ये टाइप्स हैं और इसके ये हमारे फायदे हैं, ठीक है। फिर आपका आता है लोक अदालत हैव एक्टेड एज अ ग्रेट कैटलिस्ट फॉर द चेंज इन इंडियन लीगल सिस्टम। तो यानी कि लोक अदालत क्या है, हमारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो इसने क्या करा है, हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो यानी कि हमें वही एडीआर के क्या पॉजिटिव्स हैं वही हमें चीज़ लिखनी है इसमें, ठीक है। तो लोक अदालत ने भारतीय न्याय व्यवस्था में बदलाव के लिए एक महान उत्प्रेरक के रूप में काम किया है, वो हमें लिखना था, ठीक है। अगर एनालाइज करवाते हम नेगेटिव भी बता देते, ठीक है। व्हाट ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैव इमर्ज्ड इन रिसेंट ईयर्स, हाउ फार दे हैव बीन इफेक्टिव, ठीक है। तो इसमें हम बता देंगे जो टाइप्स ऑफ एडीआर है, हमारे नोट्स तैयार हैं, ठीक है। और हाउ फार दे हैव बीन इफेक्टिव, तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ हमारी रेडी है। अब वो चाहे कैसे पूछ ले, चाहे वो उसको क्रिटिकल एग्जामिन पूछ ले, चाहे वो ऐसे पूछ ले, ठीक है। हमने क्या है, हमारा जो कोर चीज़ है वो हमारी तैयार है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले वाले पार्ट पे, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है चीज़ों की कि कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को लिमिट करने के लिए हम लोग प्रोमिनेंट 3 कंट्री तक ही अपने आप को लिमिट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक हम लोग रखेंगे यूएस को, एक हम लोग रखेंगे फ्रांस को और एक हम रखेंगे यूके को, ठीक है। ऐसे तो जापान भी है, बहुत है, जर्मनी भी है, ठीक है। बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस चीज़ को जाने के लिए। ये हमारा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी एरिया पे रहेगा, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन भी बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं देख रहे हैं, बट हाँ टाइम मिलेगा तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एटलीस्ट 3 को लेकर चलेंगे, क्योंकि हम यूपीएससी से भी थोड़ा पैटर्न लेते हैं। तो यूपीएससी भी अभी तक इन तीनों पर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका पहुंच गया, ठीक है, वो कि वियतनाम के साथ कंपेयर करवा रहा है, वो सब नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये जो प्रोमिनेंट हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये 3 के साथ हम लोग करेंगे। अब इसमें भी कुछ हमें पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यूएस होगा तो यूएस के साथ फेडरल पर कंपैरिजन करवाएगा। यूके, क्योंकि यूके से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, तो वहाँ की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं उसको पूछ सकता है, ठीक है। फ्रांस का एक आप देखते हो जैसे सेकुलरिज्म एक कॉन्सेप्ट है, तो इंडियन सेकुलरिज्म, फ्रांस का सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं, इस टाइप का कंपैरिजन वो करवा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो 2018 में आया था, इन व्हाट वे डज द इंडियन फेडरल सिस्टम डिफर फ्रॉम द फेडरल सिस्टम इन यूएसए, ठीक है। फिर 24 में पूछा गया, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर विद अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अब देखो यहाँ पर उसने क्या करा, इंटरलिंकिंग कर दिया। ये कहाँ से उठाया उसने, फीचर से, ठीक है। अब कंपेयर करवा दिया विद अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। तो अब देखो हमारा आधा पार्ट तो तैयार था ना,
क्या क्या प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी के। अब हम क्या करेंगे कि भाई कुछ जैसे यूएस के साथ हमें पता है कि वहाँ पर अमेंडमेंट्स करना कितना मुश्किल है, ठीक है, वो अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हो यूएस के बारे में तो वो सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो वहाँ से हम लोग एक इसको एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैक आउट हमारा जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं पार्लियामेंट के बारे में। अब पार्लियामेंट में क्या करना है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में सबसे पहले हमारे जो इन्होंने मेंशन करा है सिलेबस में यूपीपीसीएस ने, वो करा है स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेज एंड रिलेटेड इश्यूज। अब इसको हम लोग करेंगे डेसिफर, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे, डिकोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या करना है हमें, स्ट्रक्चर में आपकी बात आएगी हमारे क्या क्या है, बाइकैमरल स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। तो बाइकैमरल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, चलो यहां पर रख लेते हैं। तो बाइकैमरल में हमारे क्या आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। यही चीज हम स्टेट में जाएंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या तैयार करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ कह सकते हैं, हालांकि ज्यादातर वो राज्यसभा के पूछेगा, ठीक है, बट हमें दोनों का हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लोकसभा कहां पर पावरफुल है राज्यसभा से, राज्यसभा कहां पर पावरफुल है लोकसभा से, और कहां पर लोकसभा और राज्यसभा इक्वल है, उसके हमें एग्जांपल्स हमारे तैयार होने चाहिए, ठीक है। एक इसने एसएलसी के क्रिएशन प्रोसेस के बारे में पूछा हुआ था, तो वो भी एक बार हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हमारा आएगा, स्ट्रक्चर में हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी पढ़ेंगे। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, हमारे स्पीकर, और राज्यसभा के हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट कह दो या फिर चेयरमैन कह दो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, सबसे पहले यहां पर कि भाई इनकी पावर्स क्या क्या है, ठीक है, पावर्स क्या है और रोल और फंक्शंस क्या क्या है, ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अब आपके कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, खासकर स्पीकर से, ऑफिस से। एक इशू आता है स्पीकर के का कि भाई इसकी न्यूट्रलिटी का, कि भाई ये न्यूट्रल है कि नहीं है, क्योंकि ये अपनी मेंबरशिप नहीं खोता है। तो एक यहाँ पर स्कोप बनता है क्वेश्चन का, ठीक है। फिर एक और स्पीकर रिलेटेड ही है, ठीक है, इसको चाहे आप अलग से लेना चाहो, दैट इज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि स्पीकर के पास पावर इसमें दी गई है कि भाई डिस्क्वालीफाई करने की। तो या तो एंटी डिफेक्शन लॉ आप यहाँ पढ़ लो, या फिर आप अलग से पढ़ना चाहो, या फिर आप शेड्यूल में पढ़ना चाहो, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है उसके प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस है, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए क्या है, ठीक है। फिर इसकी नीड क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, और इसमें क्या क्या ये क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, ठीक है। ये चीजें आपकी हो जाती है स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शनिंग की। अब फंक्शनिंग में आपको क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है, तो देखो फंक्शनिंग में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि उसका काम क्या क्या है। तो एक काम होता है उसका डिबेट करने का, एक काम है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का एग्जीक्यूटिव्स की, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का तरीका हमने देख ही लिया, टूल्स क्या क्या है, मेथड्स क्या क्या है उसके पास, और उनका क्रिटिसिज्म लिमिटेशंस क्या क्या है। इसके अलावा इसकी एक फंक्शनिंग है दैट इज ऑफ लॉ मेकिंग भी, लॉ भी तो बनाता है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि लॉ मेकिंग के टाइप्स ऑफ जो बिल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो लॉ मेकिंग ये मेरी एक क्लास का एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई, उसके बाद वो दूसरे हाउस में गया, फिर प्रेसिडेंट के एसेंट मिल गई। तो ये चेन होती है आपको किस तरीके से हमारा लॉ बनाया जाता है, ठीक है।
ठीक है, कि फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ प्रोविजंस बता दिए जाएंगे, ठीक है, सेकंड रीडिंग में डिस्कशन होगा, ठीक, थर्ड रीडिंग में वोटिंग होगी, फिर दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ से बाद में दोनों हाउस से पास हो जाता है तो फिर हम लोग प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा पार्ट बचा कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में हमें कुछ चीज़ें हमें तैयार करनी है। इसमें हम लोग तैयार करेंगे कि सेशंस का थोड़ा सा हम देख सकते हैं कितने तरह के सेशंस हैं, ठीक है। फिर हमारा जो लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिल्स पर, ठीक है। ये यूपीएससी में सवाल आ चुका है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि पीसीएस में भी ये सवाल आ जाए, ठीक है। उसके बाद वेरियस पार्लियामेंट्री डिवाइसेस क्या क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं। फिर एक और हमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ऑफ जॉइंट सिटिंग, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग में क्या है, कंडीशंस, किन किन कंडीशंस में जॉइंट सिटिंग्स बुलाई जा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद एक हमारा आता है पावर्स एंड प्रिविलेजेस। पावर एंड प्रिविलेजेस में आपको क्या क्या तैयार करना है, सिंपल सा अपने आप स्टैंड अलोन टॉपिक है, कौन सा आर्टिकल है वो आप देखोगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस कौन कौन सी हैं आपके पास, ठीक है। फिर ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, फिर इनके क्रिटिसिज्म के बारे में, ठीक। फिर एक डिबेट उठती है कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस, ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और वही क्रिटिसिज्म हो गया, ये होना चाहिए, तो अगर कोई वे फॉरवर्ड है तो वो हम देख लेंगे। तो ये आपका पावर एंड प्रिविलेजेस को डील कर लेगा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है रिलेटेड इश्यूज। अब रिलेटेड इश्यूज में क्या क्या करना है हमें, तो जो हमारे इश्यूज हैं, कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं। एक इशू हम लोग देखते हैं कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स हैं वो क्या हो गई हैं और डिक्लाइन हो रही हैं, तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्यों हो रही हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस होती हैं। फिर एक हम देखते हैं इंक्रीज इन क्रिमिनलाइजेशन, ठीक। फिर अगर जैसे मैंने कहा एंटी डिफेक्शन लॉ, आप यहाँ देखना चाहो यहाँ पे ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके रिलेटेड इश्यूज आते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो हमें पार्लियामेंट में तो तैयार करना है, दैट इज ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज का। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज में हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। फिर हमें इसमें तैयार करना है उनकी मेरिट क्या है और उनकी डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स का मतलब क्या क्या लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का, क्योंकि इस पे सवाल यूपीएससी में भी आए हैं और यूपीपीसीएस ने भी कई बार सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो 2018 में पूछा गया डिस्क्राइब दोज स्पेशल पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा इन विच आर नॉट एंजॉयड बाय लोकसभा अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या बात करी थी, लोकसभा वर्सेस ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अगर वो कोई कल चाहे तो ये भी पूछ सकता है, कभी चाहे तो ये भी पूछ सकता है, हमारा नोट तैयार है, ठीक है। फिर 19 में क्या पूछा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, व्हाई डिड आंध्र प्रदेश स्टेट असेंबली पास अ रेजोल्यूशन टू अबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक्सप्लेन इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये उस टाइम में करंट अफेयर था दूसरा पार्ट, तो इसलिए वहां से आया, बट पहला पार्ट जो हमने कहा था कि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोसेस क्या है, ठीक है। 24 में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, डिस्कस, ठीक है। तो जो हमने कहा था रिपीट हो गया, यहाँ पर उसने वापस राज्यसभा की स्पेशल पावर के बारे में पूछ लिया, ठीक है। अब देखो 24 में क्या पूछा है, एनालाइज, अच्छी तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। इन मॉनसून अमेंडमेंट, अच्छा ये अमेंडमेंट का है। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के कामकाज में संसदीय समिति द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन करिए। तो इसमें क्या हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी का हमें एडवांटेज, जो हमने मेरिट का था, रोल का था, वही चीज़ आपके लिखोगे, ठीक। आर द कमिटीज कंसिडर यूजफुल फॉर द पार्लियामेंट्री वर्कर, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटीज। तो जैसे मैंने कहा था टाइप्स ऑफ कमिटीज आपके तैयार होनी चाहिए, तो आपको पता है अगर एस्टिमेट कमेटी है तो उसके बारे में आप कुछ चीज़ें लिख दोगे, उसके बाद कमिटीज़ की क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं वो लिख दोगे,
ठीक, 21 में क्या है, डिस्कस द मेन मेथड बाय विच पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जो आपके अकाउंटेबिलिटी है उसके मेथड पूछ लिए, ठीक। फिर 23 में क्या पूछा, डिस्क्राइब द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कानून बनाने के प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं वही हुए, जो हमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगा, ठीक है, तो वही चीज़ आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पर, दैट इज ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव्स हमारे क्या हैं, इसमें हमें क्या बात करनी है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें ओपनली बताता हूँ, जैसे मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स में ना ही हमने यूपीएससी में सवाल देखे हैं, ना ही हमने यूपी पीसीएस में सवाल देखे हैं। मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में हम लोग यूजुअली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गवर्नेंस में चला जाता है, ठीक है। अगर वो सवाल पूछते हुए गवर्नेंस वाले पार्ट में चला जाता है तो वहाँ पर हम उसको डील करेंगे, ठीक है। वैसे भी अगर आपको पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ये 2-3 मिनिस्ट्री हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, बट उसकी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। बाकी वो गवर्नेंस वाले पार्ट में आपका आएगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव्स की। एग्जीक्यूटिव को कैसे हमें अप्रोच करना है। तो एग्जीक्यूटिव में हमारा आएगा, सबसे पहले हमारे कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो हमारे आते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर अभी के लिए, ठीक। आगे भी है पीएम, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी चलेगा। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को थोड़ा सा हमें अच्छे से डील करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट फिगर है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का, वो हमें पता करना है, ठीक है। गवर्नर में तो होता ही नहीं है, अपॉइंटमेंट कह लो, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर आपकी पावर्स क्या क्या है, जुरिडिक्शंस, ठीक है, पावर्स कह लो, ठीक। पावर्स में इंपॉर्टेंट आपकी कुछ पावर्स हैं, जैसे कि पार्डनिंग पावर्स, ठीक है। फिर आपके वीटो पावर्स, ठीक, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, तो ये आपके पावर्स हो गई। इसके साथ साथ आपका इसमें इनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, प्रेसिडेंट एज ऑफिस की, इसका कुछ क्रिटिसिज्म तो आप बताओगे कि रबर स्टैंप है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमें तैयार करनी है। सेम चीज़ गोज विद गवर्नर, ठीक है। अब गवर्नर में क्या होगी, ये पावर्स में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना होगा जब हम गवर्नर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर की क्या से डिफरेंस है, वीटो पावर गवर्नर की और प्रेसिडेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये आप क्या हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अब हमारे बाकी जो एग्जीक्यूटिव आएंगे वो आएंगे पीएम, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसमें आप चाहो तो कैबिनेट सिस्टम भी आप ला सकते हो। इसमें हमारा सिंपल चलेगा, पावर्स क्या क्या हैं इनकी, ठीक है, रोल क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जब आप तैयार करोगे तो पीएम का फंक्शन विद प्रेसिडेंट क्या है, पीएम का फंक्शन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, पीएम का फंक्शन विद पार्लियामेंट क्या है, सेम गोज विद सीएम, सीएम का रिलेशन गवर्नर के साथ कैसा है, संबंध है, सीएम का जो मुख्यमंत्री का संबंध आपकी विधानसभा के साथ क्या है, और आपके मुख्यमंत्री का संबंध आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके साथ क्या संबंध है, ठीक है। वही रिलेशन है, वही इनके रूल है, क्या क्या ये रूल करते हैं, ठीक। तो ये आपका जाएगा। कैबिनेट सिस्टम के बारे में आपको देख लेना है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ठीक। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आए हैं। डिस्कस द इमर्जिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका पर वर्णन कीजिए, ठीक है। तो रोल आ गया प्राइम मिनिस्टर का, ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम डिक्टेटर, एक्सप्लेन। तो अभी हमने क्या कहा था कि ऑफिस के हम लोग क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ सकता है कि प्रेसिडेंट क्या है, डिक्टेटर नहीं बन सकता। इसका दूसरा फ्रेम क्या कह सकता है कि प्रेसिडेंट क्या है, रबर एंड स्टैम्प है, ठीक। फिर आपका आ जाता है कंसीडर द फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जैसे मैंने कहा था कि जो इनके रिलेशन और फंक्शंस होते हैं ये विद अलग अलग के साथ होते हैं। तो यहाँ पर 2022 में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच का पूछ लिया है। तो आप इसमें बताओगे कि भाई चीफ मिनिस्टर ही एडवाइस करता है गवर्नर को किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखना है, किसको निकालना है, ठीक है। फिर अपडेट देना, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, ठीक। 22 में आया है हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। तो इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछ लिया है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है तो उस बेस पे इसमें पूछ लिया है।
23 में क्या पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन द इंक्रीजिंग पावर एंड द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हाउ डज इट इम्पैक्ट द अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज आ गया, प्राइम मिनिस्टर के रोल्स एंड पावर्स के बारे में पूछा है और हाउ डज इट इम्पैक्ट अदर इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि हमने कहा था ना, प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन पार्लियामेंट के साथ, तो वही आपके इम्पैक्ट बताने चलना है। ठीक, 23 में क्या है, हाउ पावर ऑफ गवर्नर टू पार्डन इज डिफरेंट फ्रॉम पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान के अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। तो हमने क्या कहता है, कंपैरिजन भी हम लोग लेके साथ में चलेंगे। ठीक, अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला हमारा शुरू हो जाता है जुडिशरी का। तो जुडिशरी में सेम चीज दी गई है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग एंड इश्यूज। यहाँ पर उसने इश्यूज एक डाल दिया है। ठीक है, तो आप देखो स्ट्रक्चर में क्या हमें तैयार करना है। स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कंपोजिशन जजेस की, ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है तो उस बेस पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक, कुछ रिमूवल प्रोसेस हम लोग देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, इस पर एक मेंस का सवाल बनाया जा सकता है। ठीक, फिर पावर्स एंड जुरिडिक्शंस क्या है। देखो ये है ना, GS 6 में आई थिंक, यानी GS 5 में इस बार आया था 2024 में, आई एम नॉट श्योर कि 5 या 6 है। ठीक है, फिर इनके इंडिपेंडेंस की प्रोविजंस, ये हमने फीचर्स में भी देख लिया था, जुडिशरी इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वहां पर भी आपका तैयार हो जाएगा, यहां पर करना चाहिए, यहां पर कर लो। ठीक है, तो ये आपका आ गया। फंक्शनिंग में ध्यान देना, आपके जो लेटेस्ट कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इसी से डील हो जाएगा। अब बात करते हैं इश्यूज की। इश्यूज कौन कौन से आपके तैयार करने हैं जुडिशरी में। एक जो मेजर इशू है वो है पेंडेंसी ऑफ केसेस का, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, रीजंस क्या है पेंडेंसी ऑफ केसेस के, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इतनी पेंडेंसी होने की वजह से। ठीक है, तो आपने देखा जैसे मॉब लिंचिंग या फिर पब्लिक जस्ट आपने देखा होगा, है ना, कि पब्लिक खुद मारने लग जाती है चोरों को, या फिर वो क्या है, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं रहा आप जुडिशरी पे कि भाई अगर आप केस करेंगे इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, तो कॉन्सिक्वेंसेस। फिर इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे हम लोग इसको सुधार सकते हैं, ये हमारे तैयार होना चाहिए। फिर एक आता है हमारा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, ये एक इशू है। अभी आपने देखा होगा कि एक हाई कोर्ट के जज थे, उनके यहाँ पर कुछ कैश मिला था जलते हुए, तो वहाँ पर सवाल करप्शन का केस उठा था, तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में एक चीज़ उठती है। ठीक, फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था अपॉइंटमेंट हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे हैं कौन अपॉइंट करता है, बट जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी एक अपने आप में एक इशू बन चुका है। NJC आपने सुना हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर आप एक जज अंगद सिंड्रोम के बारे में आप सुनते हो, तो सारे इश्यूज केस से रिलेटेड हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट से। ठीक है, तो इसमें आप बताओगे कि भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। फिर एक और हमारा जो इश्यू है जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है जो ब्रॉडर टर्म है, दैट इज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि जुडिशरी भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए मैं इसको यहां पर रख रहा हूं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें आपकी पुलिस भी आएगी, प्रिजन्स भी आएंगे, कोर्ट भी आएंगे। तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या इश्यूज हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रिजन में अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कहती हैं हमारी, जैसे आप पेंडेंसी ऑफ केस में एक मेजर रीज़न क्या है, हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी नहीं है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विटनेस प्रोटेक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये सारे रीजन की वजह से पेंडेंसीज बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं जुडिशरी में। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी तक 23 में एक ही सवाल आया, मेंशन द 3 डिमेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, मैंने वहां पर बताया था ना आपको सेपरेशन ऑफ पावर के टाइम पर कि हमें क्या करना है, जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एडवांटेजेस, मेरिट एंड डीमेरिट्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, डीमेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ लिए इन्होंने। ठीक, अब हम अगले पर आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी। बहुत सिंपल टॉपिक, कुछ नहीं करना। ठीक है, इस पे एक पेज का नोट बनता है आपका,
इसमें आपको जाना है, सबसे पहले आपके तैयार होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन या फिर कोई करंट अफेयर न्यूज़, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स या फिर ग्रुप्स, कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे लेबर आपके हो गए, ठीक है, किसानों के आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं आपके, ठीक। टूल्स जो ये यूज करते हैं, टूल्स यूज्ड, ठीक है, टूल्स वो नहीं कि प्लास प्लायर नहीं, ये प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, जिसमें आप बात करोगे स्ट्राइक्स की, पिकेटिंग की, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा है इनका, ये सारी चीजें हम तैयार करेंगे। फिर इनका हम तैयार करेंगे क्रिटिसिज्म, कि भाई इनके नुकसान क्या है, कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्यों उनकी बात नहीं मानी जाती है, क्यों इतना ये वो नहीं कर पाते, और फिर हमारा वे फॉरवर्ड, बस और कुछ नहीं। इतने में आपका कंप्लीट है। अभी तक सवाल नहीं आया है, बट हमने जैसे कहा है कि अभी भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं सिलेबस के यूपीपीसीसी ने जिनको अभी टच नहीं करा है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले में वो उनको टच कर ले, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। अब हम अगले पर आते हैं, जो कि है हमारा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये अगर आपको सीन याद हो जॉली LLB का, है ना, तो यहाँ पर क्या था, ये मूवी उसी के बेस पर थी, PIL पे, है ना, कि जो अरशद वारसी हैं वो क्या करते हैं, PIL डालते हैं, ठीक। तो PIL में क्या क्या चीज़ आपको तैयार करनी है, सबसे पहले तो फीचर्स क्या हैं PIL के, या प्रोविजंस क्या क्या हैं आपके PIL के, ठीक। फिर आपकी एडवांटेजेस क्या हैं, क्या मेरिट्स हैं PIL के, और इसके इश्यूज क्या क्या हम लोग फेस कर रहे हैं, या फिर क्या क्या क्रिटिसिज्म है PIL के, और कोई वे फॉरवर्ड इसमें हो सकता है कि नहीं, कोई सॉल्यूशंस इसके हैं कि नहीं, ठीक है। तो 2020 में क्या पूछा गया है, एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इवैल्यूएट। अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड है, हमने नोट्स इस फॉर्मेट में बनाए हुए हैं, इसको कैसे डील करेंगे। लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता है, मूल्यांकन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म, इश्यूज, यही तो बताएंगे कि भाई PIL वगैरह कितनी हो रही हैं, कितने बोगस PIL भरी जा रही हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, तो हमें दूसरी बात भी दिखानी होगी, नहीं और भी चीज़ें, एडवांटेजेस क्या, यहाँ पर हम एडवांटेजेस वाले पॉइंट्स ले आएंगे, ठीक है। तो सिंपल था। अगला आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब इसमें क्या है, देखो सिलेबस सैलिएंट फीचर पर रुक जाता है, बट इसमें हम लोग और चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को डील कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसको एक अलग पेज ले लेते हैं, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है RPA में सबसे पहले तो हम बात करेंगे फीचर्स की। तो इसमें हमारे दो एक्ट आते हैं, 1950 और 1951, जिसमें इंपॉर्टेंट 1951 बहुत है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1950 नहीं पढ़ना है, लेकिन 1951 पे हमें ज़्यादा एम्फेसिस करना है, वहाँ से ज़्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इनके हमें क्या तैयार करने हैं, प्रोविजंस तैयार करने हैं। फिर 1951 में एक चीज़, हमें कुछ चीज़ें देखनी है, दैट इज ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिस पे हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, वो हमें तैयार करना है, ठीक है। फिर ब्राइब्स किस किस को समझाया गया है, ठीक है, वो डेफिनेशन। यहाँ पर कोशिश करना कुछ सेक्शंस याद कर लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बट सेक्शंस अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपके आंसर थोड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हम लोग इलेक्शन को भी इसी में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है हमें, सबसे पहले इलेक्शन में इश्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग हमारे इलेक्शंस में देख रहे हैं, ठीक। तो कौन कौन से इश्यूज हैं ब्रॉडली, सबसे पहला हम देखते हैं क्रिमिनलाइजेशन इंक्रीज हो गया है हमारा, है ना। फिर कौन कौन सा है, आप देखते हो आपके जो येलो जर्नलिज्म कह लो या फिर पेड आपका वो कह लो, ठीक है। फिर लो पार्टिसिपेशन,
वोटर टर्नआउट रेट कम है, अभी भी अंडर सब नहीं करने आते हैं, ठीक है। तो ये वेरियस चैलेंजेस है, और भी आपके चैलेंजेस आएंगे। अब चैलेंजेस आए उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इनके सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो कौन कौन से रिफॉर्म्स हमने कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो हम क्या लेकर आए, नोटा लेकर आए, हम क्या लेकर आए, ईवीएम लेकर आए, हम क्या लेकर आए, वीवीपैट लेकर आए, ठीक है। हम क्या लेकर आए, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, इनको हमें एनालाइज करेंगे। एनालाइज का सेम दो ही पैरामीटर बनेंगे कि इनके फायदे क्या निकले, हमने एडवांटेजेस क्या रहे, अचीवमेंट्स क्या रही, और क्या क्या इनकी लिमिटेशंस रही, चैलेंजेस रहे। ठीक है, ये हमारा रिफॉर्म्स हो गए। इसके अलावा इलेक्शन में कुछ आपके कॉन्सेप्ट भी आए। एक है आपका वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि कॉन्सेप्ट चल रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में भी इसको डाल सकते हो, अलग से करना चाहो अलग से, इसके अपने आप बनता है क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन में एक और चीज स्टेक होल्डर होता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, इसको भी हमें तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, तैयार किया जा सकता है, ठीक है। फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं कि हमें तैयार करना है, कि उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आरपी के साथ साथ हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ले सकते हैं, बट आई विल से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज और 1950 और 1951 एक्ट तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2018 में क्या है, व्हाट आर द इलेक्शन बॉन्ड्स, हाउ दे आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। तो हमें क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ना है और उनके इवेल्युएशन पढ़ना है। 18 में क्या है, इवैल्यूएट द यूज ऑफ वीवीपैट इन जनरल इलेक्शन, अगेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसका क्या करा, इवैल्यूएशन करना है। 2019 में क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द मेन एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट। अब मैंने क्या कहा था, प्रोविजंस हमें पढ़ना है। तो जब आप प्रोविजंस पढ़ोगे तो वो आपका वही चीज आ जाएगी कि भाई मेन एलिमेंट क्या, उसका आप क्या करोगे, एनालाइज कर दोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हैज इट्स ओन प्रोस्पेक्ट एंड लिमिटेशन इन इंडिया एग्जामिन। तो हमने कहा था कि वन नेशन, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमें तैयार करके चलना है, ठीक है। अभी तक यही सवाल आया है। अब हम आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में। अब देखो यहां से क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और आगे वाले पार्ट में हमारी स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, इसमें हम लोग एक ही फॉर्मेट लेके चलेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हमारी चीजें डील हो जाएंगी, ठीक है। बस हम इसमें क्या करेंगे, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, बस ये हम लोग प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक। दोनों में हम लोग लेके चलेंगे, एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, कंपोजिशन क्या है, ठीक है, पावर्स क्या क्या है, फिर हमारा रोल क्या है और फंक्शंस क्या हैं उसके बॉडी के, कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं और क्या हमारे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। ये टेम्पलेट हम यूज करेंगे सारी बॉडीज में, सारी रेगुलेटरी बॉडीज में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करेंगे, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग हो गया, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, फिर फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये सारी क्या हुई, आपके मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं, यूपीएससी में भी पूछी गई है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की संवैधानिक स्थिति की परीक्षण कीजिए। तो क्या करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में एग्जामिन करना है। तो कैग लेंगे, कैग का क्या बताएंगे हम लोग, रोल बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, ठीक है, और पावर्स बताकर फिर हम उसको बता देंगे चैलेंजेस। यहां पर क्या करना है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन एज द इंस्टीट्यूशन एट प्रेजेंट, आल्सो मेंशन द सॉल्यूशन फॉर देम।
तो क्या करा था हमने, इलेक्शन कमीशन क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन चैलेंजेस क्या क्या हैं और वे फॉरवर्ड, यहाँ से इसी पार्ट से हमारा डील हो जाएगा। 21 में क्या पूछा है, एग्जामिन द रोल ऑफ कैग इन इंडिया एज अ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी। रिपीट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैग लिखा, रोल और चैलेंजेस, क्योंकि एग्जामिन करना है हमें। 24 में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ रिवाइज्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन फॉर इंश्योरिंग इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो इलेक्शन कमीशन में कुछ चेंजेस किए थे, करंट अफेयर का ये आपका पार्ट था। ठीक, तो अगेन अपॉइंटमेंट प्रोसेस से पूछा गया है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है और उसके इम्प्लीकेशन कैसे इंडिपेंडेंस को उसको वहां से उसको डील किया जा सकता था। ठीक है, अगर हम नीति स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज की बात करें तो इसमें हमारा क्या रहेगा, नीति आयोग इंपॉर्टेंट दे रखा है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन है। 2018 में क्या पूछा गया है, डिस्कस द रीजन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ नीति आयोग, डिस्क्राइब इट रिसेंटली रीऑर्गेनाइज नीति आयोग। तो अगेन आपके ये इकोनॉमिक्स वाले मैंने आपको बताया था, रीजन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें तैयार करना है। ठीक है, सीबीआई का क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सीबीआई। ठीक है, तो हमने क्या कहता है, अपॉइंटमेंट कंपोजिशन हमें तैयार करके चलनी है, तो कंपोजिशन फंक्शन हो गया और उसको डिस्क्राइब कर देना है। ब्रीफली स्टेट द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, रोल पूछ लिया आपने ह्यूमन राइट का। डिस्क्राइब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो इन्होंने सिर्फ डिस्क्राइब करने के बोला, इसमें हम खुद बता सकते हैं कि भाई कौन अपॉइंट करता है, क्या कंपोजिशन है, क्या रोल है, क्या फंक्शन है। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वर्णन कीजिए। फिर आया आपका डिस्कस द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एनालाइज इट्स लिमिटेशन। अगेन इसने खुद ही लिमिटेशन पूछ लिया। ठीक है, कंपोजिशन, फंक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2022 में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस अचीवमेंट। तो मैंने जैसे बताया था आपको नीति आयोग के बारे में, है ना, कि उसके ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, हमारे कंपोजिशन वो होगा और उसके सिग्निफिकेंस, अचीवमेंट और क्रिटिसिज्म हमें तैयार करना है। ठीक है, 24 में वापस पूछ लिया, व्हाट आर द रोल ऑफ नीति आयोग इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रोल आ गया, तो आपके फंक्शंस क्या क्या कर रही है नीति आयोग, वो हमारा चीजें इसमें कवर अप हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, बट आई होप आपको चीज़ें थोड़ी समझ आई होंगी, क्लैरिटी आई होगी कि भाई पॉलिटिकल सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में आपने बिल्कुल नई चीज़ पढ़ी है और मेंस में आप बिल्कुल अलग चीज़ पढ़ोगे। ठीक है, हाँ काफ़ी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है। ठीक है, PYQs का एनालिसिस हमने कर लिया है, घुमा फिरा कर वो कैसे पूछे, जो हमारे बेसिक नोट्स हैं उसी के अराउंड ये चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर आई होंगी। तो सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।